बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 402 और कुछ बच्चों का PSY P402 है, तो इसका आज हम लोग क्विज नंबर 1 करेंगे। आज की क्विज में मैं आपको 60 MCQs बता दूंगी और आपने यही MCQs अपने मिड टर्म के लिए भी प्रिपेयर करने हैं और आपने अपने क्विजेस वगैरह जो अपने सॉल्व के लिए भी आपने यही प्रिपेयर करने हैं। हम लोग चलते अपनी वीडियो की तरफ, एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। अच्छा, सबसे पहला हमारा MCQ है, which of the following is a very specific testable statement that can be evaluated from observable data। यानी कि वो कौन सी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जिसको आप लोग टेस्ट कर सकते हैं और आप लोग ऑब्जर्वेबल डेटा के थ्रू उसको आप लोग इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है वो होती है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम। Which of the following is not an example of applied research? दो टाइप्स होती है रिसर्च की, एक होती है बेसिक रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च वो होती है जो आप लोग रिसर्च सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। आपको क्यूरियोसिटी है किसी चीज के बारे में, आप उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपकी यही इंटेंशंस हैं कि आपने उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करना है, तो आप जो रिसर्च करेंगे वो आपकी क्या है, वो बेसिक रिसर्च होती है। दूसरी जो टाइप होती है रिसर्च की, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो होती है कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मुख्तलिफ किस्म की जो भी आपकी चाहे कोई रियल लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या चाहे कोई एक्सपेरिमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप जिस डेटा को, जिस नॉलेज को आप लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर आप लोग पूरी वो वाली जो रिसर्च है जिसको आप लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कहना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है अप्लाइड रिसर्च की। रिड्यूस अर्ली मॉर्निंग कैफीन इनटेक अमंग एल्डरली। अब यहाँ पे देखें, अर्ली मॉर्निंग की कैफीन इनटेक को कम करना है, तो यहाँ पे क्योंकि अप्लाई किया जा रहा है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, तो ये तो अप्लाइड रिसर्च है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप जो रिसर्च करेंगे इससे क्या होगा, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व करें, आप क्या करें, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है ये अप्लाइड रिसर्च में नहीं आता, तो यही इसका हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू ओबीडियंस एंड अथॉरिटी आर स्टडीड अंडर सोशल साइकोलॉजी में ओबीडियंस और अथॉरिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट स्टडी किए जाते हैं। सोशल साइकोलॉजी इसका राइट आंसर है। What was the range of electric shocks used in Milgram's experiment? Milgrams ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने जो शॉक्स इस्तेमाल किए थे वो 15 वॉट से 450 वॉट्स तक की उनका इंटेंसिटी थी। ठीक है, तो 15 to 450 वॉट्स इसका राइट आंसर है। Which of the following variable is measured in an experiment? कौन सा वेरिएबल है जिसको आप लोग एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं, तो वो था डिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के आपके MCQs आते हैं, एक आता है कि कौन सा वो वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेट करते हैं, तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वाला वेरिएबल जिसको आप लोग एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अथॉरिटी मेथड? अथॉरिटी मेथड क्या होता है कि आप एक किसी भी इंसान पे आपका ये एक बिलीफ होता है कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बात सेम वैसे की उसको मान लेते हैं, ये होता है अथॉरिटी मेथड। तो अथॉरिटी मेथड के बारे में ये सच होती है कि जो हमने जो पीपल ऑफ अथॉरिटी हमने जो स्पेसिफाई किए हुए होते हैं हम लोग उनको सही समझ रहे होते हैं, तो पीपल ऑफ अथॉरिटी आर कंसिडर्ड करेक्ट, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। इन लर्न हेल्पलेसनेस एक्सपेरिमेंट बाय मार्टिन सेलिगमैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? मार्टिन सेलिगमैन ने जो एक लर्न हेल्पलेसनेस का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, शॉक्स था। ठीक है, डॉग थे, डॉग को उन्होंने एक ग्रिड फ्लोर के ऊपर बांध दिया था और उस ग्रिड फ्लोर के अंदर वो इलेक्ट्रिक शॉक्स छोड़ते थे, तो इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से ही उनका जो डॉग्स का जो रनिंग बिहेवियर था वो फिर नोट किया जाता था। तो जो शॉक्स थे वो क्या थे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और रनिंग बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेसिक रिसर्च? अब आप लोग ये स्टडी करते हैं कि कैफीन कैसे ब्रेन को अफेक्ट करती है, जस्ट इसी को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो जाहिर सी बात है कि बेसिक रिसर्च है कि आपके नॉलेज में इजाफा होगा। बेड वेटिंग एट नाइट, ये वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व जब करते हैं तो ये आप लोगों की अप्लाइड रिसर्च होगी। या परसीविंग मूवमेंट्स वगैरह जब हम लोग जो कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं जहाँ से हमारे न्यूरॉन्स
मूव कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारी बेसिक रिसर्च में, क्योंकि इससे भी हमारे पास नॉलेज ही आएगा। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग समझेंगे वो भी आपकी बेसिक रिसर्च में आएगा कि हमें हमारे नॉलेज में इजाफा होगा कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता क्या है। बट बेड वेटिंग एट नाइट, दिस इज अप्लाइड रिसर्च, ये आपकी बेसिक रिसर्च में नहीं आती, तो ये आपका इसका राइट आंसर है। And which of the following an experiment in psychology based upon to draw a theory? हाइपोथेसिस होती है, पहले आप बनाते हैं, फिर आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी की बिना पे फिर आप लोग कोई थ्योरी ड्रॉ करते हैं, तो हाइपोथेसिस इसका राइट आंसर है। Which of the following is one of the functions of theory in psychology? साइकोलॉजी में आप कोई भी थ्योरी बनाते हैं तो उसकी बेस पे आप लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोगों को पता होगा कि साइकोलॉजी का मेन एक इसका एप्लीकेशन यही होती है कि हम लोग प्रिडिक्शंस बनाते हैं, तो प्रिडिक्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। एक्सपेरिमेंट बाय क्रेट एंड कोलीग्स शोड ह्यूमन अटेंशन इज बायस्ड। क्रेट एंड कोलीग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ये देखा था कि जब कोई फॉर एग्जांपल कोई इंसान गुस्सा कर रहा होता है या अगर कोई रो रहा होता है तो हमारी उस तरफ अटेंशन ज्यादा जाती है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके फेस पे कोई किसी भी किस्म के एक्सप्रेशंस नहीं है, ना ही वो गुस्सा कर रहा है ना हंस रहा है, तो उसकी तरफ हमारी अटेंशन कम जाती है। तो ये वो कहते हैं कि इंसान की जो अटेंशन होती है ना वो बायस्ड होती है, तो बायस्ड यहाँ पे इसका राइट आंसर है। द अमाउंट्स ऑफ मेडिसिन टेकन बाय एन इंडिविजुअल अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स मेमोरी एंड आल्सो हिज मेंटल प्रोसेसिंग। हाउ मेनी वेरिएबल्स एग्जिस्ट इन गिवन स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन बाय इंडिविजुअल अफेक्ट्स, हम मेडिसिन की अमाउंट के अफेक्ट्स हमें देखेंगे, तो एक तो वेरिएबल ये हो गया अमाउंट ऑफ मेडिसिन, क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट किस किस को कर रहा है? इंडिविजुअल मेमोरी को और उसकी मेंटल प्रोसेसिंग को, यानी कि दो चीजों को अफेक्ट करे, तो दो तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कुल टोटल जो वो कितने वेरिएबल हो गए हमारे? 3। जमील कैरिड आउट रिसर्च टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्रोडक्टिविटी। जमील ने एक रिसर्च की, वो ये देखना चाह रहा है कि लाइट जो एक अफेक्ट होता है उसका प्रोडक्टिविटी पे, लाइट कैसे प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करती है। इस रिसर्च में प्रोडक्टिविटी क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जो हमें जो सिनेरियो दिया गया है इसमें प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन इफेक्ट ऑफ लाइट। आगे चलते हैं। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी रहीम फाइंड आउट दैट द कॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज डिहाइड्रेशन। रहीम ने ये देखा कि जो ब्लड क्लॉटिंग की मेन जो वजह है वो ये है कि डिहाइड्रेशन है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फैक्टर, हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड में कौन सी चीज नजर आई है? कॉसालिटी नजर आ रही है। कॉज बयान करें ना कि ब्लड क्लॉटिंग का कॉज क्या होता है, तो कॉसालिटी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Amna found out that the independent variable alone brought about a boost in her participants' eyesight. आमना ने ये देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि विटामिन ई से उसके जो पार्टिसिपेंट की आई साइट है उसमें क्या हो रहा है? उसको वो बूस्ट करता है। तो ये भी एक कॉज ही है कि विटामिन ई की वजह से ही क्योंकि आई साइट आके बूस्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें कॉसालिटी नजर आ रही है। Which of the following variable is manipulated in an experiment? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल मैनिपुलेट हम लोग करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। Scientific method relies on the experience more than other means of knowledge is known as। साइंटिफिक मेथड में हम लोग अपनी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो तजुर्बात होते हैं, हम लोग 5 सेंसेस के थ्रू चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इज द राइट आंसर। An experimenter aims to find out the effects of a good sleep on the player's performance। यानी कि एक एक्सपेरिमेंटर है वो क्या देख रहा है कि अच्छी नींद लेने का क्या इफेक्ट होता है प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसकी दोस्तों के साथ जो मेल जुल होता है उसके ऊपर, और उसकी मेंटल जो रेडीनेस होती है उसके ऊपर उसके क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पे हम लोग इफेक्ट्स किसके देख रहे हैं? गुड स्लीप के, तो गुड स्लीप इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Simon studied a patient of depression for 1 year to study the course of this disorder। साइमन ने क्या किया कि एक पेशेंट को 1 साल के लिए उसको स्टडी किया, उसके डिप्रेशन को स्टडी किया, ताकि उस डिसऑर्डर को अच्छी तरीके से उसको समझ सके, उसको कोर्स को अच्छे तरीके से देखे। तो इसमें वो केस स्टडीज है, क्योंकि वो डिप्रेशन का केस स्टडी कर रही है, तो ये किसी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है केस स्टडीज। फॉलोइंग आर द ब्रॉडनिंग इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस एक्सेप्ट। पॉजिटिव इमोशन से एक तो आप लोगों की लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो भी बढ़ जाती है, रेजिलियंस भी आपके अंदर बिल्ट हो जाती है, लचक यानी कि बिल्ट हो जाती है आपके अंदर, आप चीजों को अच्छे से मैनेज करना, फ्लेक्सिबल आप ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका दुनिया में से बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। तो पॉजिटिव इमोशंस की वजह से नहीं, ऐसा तो नेगेटिव इमोशंस की वजह से होता है। उन्होंने यही पूछा था कि पॉजिटिव इमोशंस की वजह से क्या नहीं होता, तो इंटरेस्ट
trust in this world is decreased, ये इसका राइट आंसर है। In which year Watson conducted the experiment named Little Albert conditioning of fear? ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 1920 में कंडक्ट किया था वॉटसन ने, तो ये ईयर आपने याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट में कौन से वेरिएबल को आप मेजर करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को आप लोग मेजर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर एथिकल कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स? एक्सपेरिमेंट्स में एथिकल कंट्रोल्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में? तो APA को इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी? रेशियल स्टीरियोटाइप्स, इफेक्ट ऑफ प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीडिया प्राइमिंग। ये आपका पूरा एक हैंडआउट में आपका ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये देखे गए थे कि फर्स्ट इंप्रेशन बायस को देखा गया था और मीडिया प्राइमिंग को देखा गया था। ठीक है, तो इन्होंने यही देखा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो सोशल मीडिया प्राइमिंग वाला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं था। जस्ट मीडिया प्राइमिंग वाला ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा था, सोशल मीडिया प्राइमिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं रखा था। Which of the following process is not studied in experimental psychology? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आप लोग केमिकल प्रोसेसेस को नहीं इन्वॉल्व करते, उसको आप लोग स्टडी नहीं करते। मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीज़ों को तो आप लोग करते हैं, लेकिन केमिकल को आप नहीं करते साइकोलॉजी के अंदर। Children learn English language by watching Simpsons cartoons with English titles on YouTube। अब यहाँ पे देखे बच्चों ने इंग्लिश कहाँ से सीखी? YouTube पे कार्टून्स देखे, तो इसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, क्योंकि बच्चे सोशली वो कुछ सीख रहे हैं, तो सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Alia did not put much effort in the group report writing task because she thought that others in the group will complete it। आलिया क्या कर रही है कि वो ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रही ग्रुप रिपोर्ट राइटिंग के काम पे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो इसके काम को कंप्लीट कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सोशल लोफिंग बोलते हैं। सोशल लोफिंग वही होता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई दूसरे लोग मौजूद हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो गई हैं, वो दूसरे भी काम कर देंगे, आप खुद रिलैक्स हो जाते हैं। दिस इज अ सोशल लोफिंग। Which of the following provides a framework for the systematic and orderly display of data? आप systematically एक order में जो आप लोग data को display करते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? Organization of data बोलते हैं। Organization of data is the right answer. In his research study, Bassett followed the same protocols of an experiment on frustration aggression hypothesis that was conducted 4 years ago। यानी कि बासेट ने क्या किया कि 4 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, सेम उन्हीं प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करके ही वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से कर रहा है। तो जब एक एक्सपेरिमेंट जिस तरह से होता है उसी मेथोडोलॉजी को आप लोग अगेन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। No single experiment can prove a theory. This is because of which of the following qualities of a theory? कोई भी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट किसी भी थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी जो थ्योरी होती है जरूरी नहीं है कि हर दफा वो सही साबित हो। अब एक दफा आपने अगर उसको टेस्ट किया, एक दफा आपने एक्सपेरिमेंट किया तो वो सही साबित हो गई, लेकिन हमारे पास ये श्योरिटी नहीं है कि अगली दफा भी वो सही साबित होगी। इसीलिए आप किसी भी थ्योरी को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते, आपको ज्यादा दफा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। A theory does not prove to be true every time। ये इसका राइट आंसर है। Which of the following is not one of the methods used in scientific psychology? साइंटिफिक साइकोलॉजी के अंदर आप केस स्टडीज को भी यूज करते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस को भी यूज करते हैं और सर्वेज का भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बट इंट्यूशन का इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करते। इंट्यूशन जहाँ पे इसका राइट आंसर है। Which approach is developed by studying experimental psychology? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जो अप्रोच इस्तेमाल होती है वो एक्सपेरिमेंटल भी होती है और होलिस्टिक अप्रोच भी होती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बी एंड सी होलिस्टिक अप्रोच, ये बी और ये सी और ये इसका राइट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एमसीक्यू कुछ इस तरह से आता है, होलिस्टिक ए पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, और उसके बाद बी पे एक्सपेरिमेंटल लिखा होगा, और ये जो बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन है ना वो फॉर एग्जांपल सी पे होगा। क्योंकि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वो क्विज एक दफा बनाते हैं, जो राइट आंसर होता है वो एक दफा वो कर देते हैं, उसको मार्क करेंगे ये राइट आंसर है, फिर क्या करते हैं वो क्विज इसको स्पिन करते हैं। आप डिफरेंट स्टूडेंट्स तक वो जो एक एमसीक्यूज जा रहे होते हैं ना उनके ऑप्शंस आगे पीछे होते हैं। अब ये मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बतानी, आज जब कोई एमसीक्यूज अपने सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे ना वो आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो आपने फिर भी मार्क बोथ वाले को ही करना है, क्योंकि वही जो एक की उनके की में वही एक राइट आंसर है जहां जिसपे बोथ बी एंड सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चाहे बेशक आगे पीछे वो हो ऑप्शंस, बट आपने मार्क इसी को करना है। आगे चलते हैं, which of the following is not a type of extraneous variable?
एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंदर पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं, डिमांड भी आ जाती है, सिचुएशंस भी आ जाती है, बट सप्लाई इसमें नहीं आती। सप्लाई इसका यहाँ पे राइट आंसर है। द फॉलोइंग एबल फ्रॉम द ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रेविटिक थ्योरी। अच्छा, जब एक आप लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डेटा मौजूद होता है आपके पास, उस डेटा की बुनियाद पे फिर आप लोग जो थ्योरी कंडक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। लेकिन पहले एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को आप लोग जनरलाइज करते हैं, आप अपनी उस थ्योरी की को आप मद्देनजर रख के ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में से ही उसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं कि हाँ इस थ्योरी के मुताबिक ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो वो क्या होता है, वो होती है डिडक्शन। ठीक है, तो पहले आप क्या करते हैं, चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बेस पर थ्योरी को डेवलप करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Which principle of research ethics states that research should not cause harm? रिसर्च एथिक्स में वो कौन सा प्रिंसिपल जो ये कहता है कि रिसर्च की वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग नॉन मैलिफिसेंस बोलते हैं। ठीक है, नॉन मैलिफिसेंस ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। Which of the following is required to increase the ability to infer causality in an experiment? इसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, यानी कि आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कॉसालिटी होती है, जो कॉजिंग फैक्टर होता है, उसको भी आप लोग समझें, तो इसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ एन एथिकल स्टडी? एथिकल स्टडी में आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ख्याल रखना होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि आपने पहले से ही सारा कुछ बता देना होता है अपने पार्टिसिपेंट्स को, उनकी मर्जी से ही आप लोगों ने करना होता है एक्सपेरिमेंट, आपको उनको तमाम तरह रिस्क फैक्टर्स भी बताएं एक्सपेरिमेंट के बारे में। और उसके बाद जो डीप ब्रीफिंग है ये भी आपने देनी होती है। जब आपकी रिसर्च सारी की सारी एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो गया तो जो कोई थोड़ी बहुत चीजें आपने अपने एक्सपेरिमेंट से छुपाई थी, पार्टिसिपेंट से जो आप लोगों ने छुपाई थी, वो आप लोगों ने सारी बता देनी होती है, इवन कि उनको रिजल्ट्स भी बता देने होते हैं। तो डीप ब्रीफिंग भी इसमें आता है, क्वेश्चन इसमें नहीं आता, तो क्वेश्चन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। डिसेप्शन इज यूजुअली डन टू कंट्रोल सब्जेक्ट डैश। डिसेप्शन का मतलब होता है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में एक दफा ब्रीफिंग तो पहले आप दे रहे हैं ना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के जरिए में सारे आप लोग रिस्क फैक्टर्स भी बता देते हैं, लेकिन डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ बातें हम छुपा लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये वाली बातें अगर बता दी तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आप डिसेप्शन का सहारा भी लेते हैं। ड्यूरिंग द स्टडी डीप ब्रीफिंग टेक्स प्लेस। डीप ब्रीफिंग आप कब करते हैं? जब आप लोगों की सारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तब आप लोग डीप ब्रीफिंग देते हैं आखिर पे। Which of the following is a very specific testable statement that can be evaluated from observable data? Hypothesis होता है, ये हमारा पहले हो चुका है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। Scientists take up a phenomena for research because जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी फिनोमेना पर रिसर्च कब करते हैं? या तो तब करते हैं, तो तब भी करते हैं कि जब उनको ना वो चीज इंटरेस्टिंग लग रही होती है, अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे भी करते हैं, और दूसरा इसलिए भी करते हैं कि वो किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन तलाश करना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से भी रिसर्च करते हैं। तो इन दोनों मकसद के लिए करते हैं, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सेम वही बात है जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई है। यहाँ पे आप लोगों के इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे दो राइट ऑप्शंस रखे हैं, इट इंटरेस्ट देम एंड लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इंस्ट्रक्टर ने जब ये एमसीक्यूज बनाया है ना आपका, तो उन्होंने क्या किया कि ए पे इंटरेस्ट नेम रखा होगा और बी पे लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखा होगा, और सी पे फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन रखा होगा बोथ ए एंड बी। तो राइट कौन सा? बोथ ए एंड बी वाला। लेकिन जब बाद में वो एमसीक्यूज को स्पिन करते हैं तो वो ऑलरेडी ऑप्शंस आगे पीछे हो जाते हैं, बट स्टिल बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। Which variable is the one that you are not intentionally studying in your experiment but may affect the outcome or result? वो वाला जो आपका वेरिएबल होता है एक्सपेरिमेंट में, जिनको आप लोग को जानबूझ के स्टडी नहीं कर रहे होते अपने एक्सपेरिमेंट में, लेकिन फिर भी वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, वो होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जिसको हम लोग को फाउंडिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ये अपनी याद रखना। A psychology professor taught about the function rather than the structure of mental processes to his students. ये आप लोग ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि आप मेंटल प्रोसेसेस की जब स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है? स्ट्रक्चरलिज्म होती है। लेकिन जब आप लोग मेंटल प्रोसेसेस के फंक्शन को स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है? फंक्शनलिज्म होती है। यहाँ पे इसका साइकोलॉजी का प्रोफेसर वो क्या पढ़ा रहा है? फंक्शंस पढ़ा रहा है, तो ये फंक्शनलिज्म इसका राइट आंसर है। Co-founding variables interfere with the mechanism of which of the following variables? Independent variables. जो को-फाउंडिंग वेरिएबल जिनको हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनका हम लोग अफेक्ट जानना चाह रहे होते हैं कि इन वेरिएबल्स को अगर चेंज किया जाए तो क्या असरात पड़ेंगे डिपेंडिंग वेरिएबल्स पे, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ ये इंटरफेयर करते हैं।
और इस वजह से हमारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो चेंज आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये को फाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से आया है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से आया है। तो यहाँ पे इंटरफेयर किसके साथ करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। साइमा डिड नॉट वर्क सो हार्ड ऑन हर फाइनल प्रेजेंटेशन because it was a group activity and she thought that other people will do most of the work। यानी कि जो साइमा है वो अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन में मेहनत नहीं कर रही क्योंकि वो ये समझ रही है, वो ये सोच रही है कि क्योंकि ये वैसे भी ग्रुप एक्टिविटी है तो दूसरे लोग ज्यादातर काम कर लेंगे। इसको भी वही सेम चीज है, सोशल लोफिंग हम लोग इसको बोलते हैं। Which of the following describe the design of racial stereotypes? आप लोगों की जो हैंड आउट उसके अंदर ये मेंशन है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 2x2 था, क्योंकि इसमें आप लोग दो चीजें स्टडी कर रहे थे। तो आप लोग अफेक्ट देख रहे थे, प्रोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में इफेक्ट्स भी आप लोग देख रहे थे, मीडिया प्राइमिंग स्टडी भी आप लोग देख रहे थे। 2x2 का ये एक एक्सपेरिमेंट था। खैर आप लोगों को लेक्चर में इसकी समझ आएगी, आप लोग वो हेड आउट रीड करेंगे। तो अली टोल्ड क्रिकेट प्लेयर्स एट अ प्लेग्राउंड दैट दे विल ऑब्जर्व फॉर द पर्पस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड ही ऑब्जर्व्ड एंड आफ्टर टेकिंग देयर परमिशन। यानी कि यहाँ पे अली क्या कर रहा है, उसने क्रिकेट प्लेयर्स को पहले ही बता दिया है प्लेग्राउंड में कि आप जब खेलेंगे तो मैंने आपको ऑब्जर्व करना है, यानी कि उनकी परमिशन ली तब उसको उनको ऑब्जर्व किया। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंट, रजामंदी। ये एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ये आता है। The same classical conditioning experiment was performed many times by other researchers to confirm the original findings। सेम एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म किया गया है दूसरे रिसर्चर्स की तरफ से ताकि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको कंफर्म किया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इजियर टू रेप्लिकेट। सेम ही मेथड्स को, सेम ही एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया जाता है उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे इजियर टू रेप्लिकेट इसका राइट आंसर है। All of the following are possible conditions which can make people like the nonsense syllable git accept। यानी कि एक nonsense syllable है git, यानी इसका कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है इस लफ्ज का। अब लोग गिट को कैसे कैसे लाइक कर सकते हैं वो चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है और हमने उस ऑप्शन को देखना है कि जिसकी बुनियाद पर लोग गिट को लाइक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही कहना है कि एक्सेप्ट उन्होंने लगा दी, यानी कि वो वाली आप सिचुएशन बताएं कि जिसमें हम गिट वर्ड को लोग लाइक नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या, व्हेन अ डिलीशियस फूड इज पेयर्ड विद गिट, एक मजेदार से खाने को गिट के साथ पेयर करते हैं, जाहिर सी बात है लोग गिट को लाइक करेंगे फिर तो। व्हेन द प्लेजेंट विंड इज ब्लोन अपॉन प्रेजेंटिंग द वर्ड गिट, खुशगवार सी अगर हवा चल रही हो, आप लोग चला दें गिट को प्रेजेंट करने में, तब भी लोग गिट को लाइक करेंगे। When a gold coin is presented with the word git, गिट के साथ अगर आप लोग एक सोने का सिक्का दिखा दे तो भी लोग गिट को लाइक करेंगे। लेकिन when a crying sound is paired with the git, रोने वाली आवाज को गिट के साथ पेयर कर दे तो लोग गिट को लाइक नहीं करेंगे। तो ये इसका राइट आंसर है, when a crying sound is paired with git। A psychology professor taught, ये वही हमारा रिपीट हो रहा है फंक्शनलिज्म वाला। Who among the following observed attentional biases toward negative emotions? Negative emotions के बारे में जो हमारी attentional biases होती हैं, इनको किसने ऑब्जर्व किया था? क्रेट एंड कुलीग्स ने। ये इसका राइट आंसर है। समीना ऑब्जर्व चिल्ड्रन इन ब्रेक टाइम टू एनालाइज देयर बिहेवियर विद अदर पीपल। समीना ने क्या किया कि वो बच्चों को ब्रेक टाइम में ऑब्जर्व कर रही है ताकि देख सके कि उनका दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। अब क्योंकि वो एक नेचुरल से एनवायरनमेंट में जस्ट उनको ऑब्जर्व कर रही है, तो ये कौन सा रिसर्च मेथड है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। Which one of the following is the first step of an experimental approach? सबसे पहला जो स्टेप होता है आप लोगों की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का वो होती है ऑब्जर्वेशंस। आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तभी आप लोगों के अंदर कोई क्यूरियोसिटी या तो पैदा होगी, मैंने इस चीज के बारे में जाना, आप लोग तब रिसर्च करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई ना कोई। या तो फिर ये होगा कि आप लोग क्या करेंगे कि कोई प्रॉब्लम आप देखेंगे, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो ही आप लोग प्रॉब्लम आपने देखी तो कैसे देखी, आपने उसको ऑब्जर्व किया ना, तो पहला स्टेप हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। ये थे हमारे टोटली सारे के सारे MCQs। यही आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। जिन बच्चों को लगता है कि एक दफा वीडियो देखने से सारे उनके गड़बड़ हो गए हैं, थोड़े से मिक्सअप हो गए हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आधे घंटे की ब्रेक दें और उसके बाद आप लोग अगेन वीडियो देखें और उसके बाद आप लोग दोबारा से अपने क्विज को सॉल्व करने के लिए जाए। इंशाल्लाह सारे क्विजेज आप लोगों के यहीं से रिपीट होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों के कितने क्विज रिपीट हुए हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो कि चैनल पे न्यू है, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, वो भी आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।